हेलो फ्रेंड्स, आज आईपीसी सीरीज़ पे तीसरा लेक्चर है। इसके पहले दूसरे लेक्चर में आप और हमने आईपीसी का इंट्रोडक्शन समझा था, मतलब आईपीसी की प्रस्तावना समझी थी, जिसमें ये बताया गया कि आईपीसी कब लागू हुई, कब से लागू हुई और इसकी अप्लीकेबिलिटी और इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है। कहने का मतलब आईपीसी का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अपन ने देखा था कि भारत में किए गए अपराध और भारत से बाहर किए गए अपराध के बारे में आईपीसी कैसे लागू होगी और कब लागू होगी। सेक्शन 5 में ये भी देखा था कि किस प्रकार के अदर एनेक्टमेंट, मतलब ऐसा कोई भी सर्टन लॉ शैल नॉट बी इफेक्टेड, ऐसा उसमें दिया है कि कुछ विधियों पर आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात कुछ विधियां ऐसी भी हैं कि जिनमें अपराध की डेफिनेशन आईपीसी में भी दी गई है और दूसरे एक्ट में भी दी गई है, तो आईपीसी उस पर लागू नहीं होगी। या ऐसा कोई प्रावधान है कि इस तरह के अपराध पे दूसरी विधियां लागू होंगी तो वहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होगी। हर एक्ट के, हर कोड के शुरुआत में ये बात आती है कि उसकी प्रस्तावना क्या है, जिसमें ये बातें अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस की। आज आईपीसी के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जनरल एक्सप्लेनेशन, मतलब साधारण व्याख्या, या उसको बोलेंगे आप और हम साधारण स्पष्टीकरण। एक्सप्लेनेशन का मतलब स्पष्टीकरण, ये माना जाएगा। दरअसल इस सेक्शन में आप पढ़ेंगे सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक। इसमें ये बातें बताई गई हैं और इसका उद्देश्य ये है इस सेक्शन चैप्टर 2 का कि इसमें आप आईपीसी में आगे आने वाली परिभाषाओं के विषय में एक्सप्लेन किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है, या उनको आपको आगे आईपीसी समझने के लिए बहुत अनिवार्यता देते हुए उसको यहाँ पर स्पष्टीकृत किया गया है, ताकि आपको आगे आईपीसी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से पढ़ सकें। इस तारतम्य में सेक्शन 6 जो इस आईपीसी के अध्याय 2 चैप्टर 2 का सेक्शन नंबर 6 है, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्योंकि ये सेक्शन अध्याय 2 में तो है ही है, अध्याय 2 के साथ साथ आईपीसी के चैप्टर 4 जिसमें सामान्य अपवाद दिए गए हैं उनसे भी कनेक्टेड है, या उनके बारे में पुनरावृत्ति के अपराध को उस अध्याय 4 के में जो सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शन बताए गए हैं उनकी बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और आप और हमको सुगमतापूर्वक स्पष्ट करने के लिए ये धारा 6 अध्याय 2 में बनी हुई है। इसको आपको चैप्टर 4 के साथ पढ़ना है। चैप्टर 4 में ये बातें, उन बातों का उल्लेख किया गया है जबकि एक कार अपराध है, लेकिन आईपीसी के चैप्टर 4 के धारा 75, 76 से 106 तक में जो भी प्रावधान बताए गए हैं उनको दृष्टिगत रखा जाए, या उन परिस्थितियों में अपराध हुआ है, या ये जो धाराएं इसमें 76 से 106 तक बताई गई हैं, इसमें उल्लेखित परिस्थितियों में अपराध हुआ है तो वह अपराध नहीं बनता। इसमें हत्या भी हुई है, इसमें कल आदमी को कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है, कोई लॉफुल अथॉरिटी पकड़ लेती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, मिस्टेक ऑफ लॉ से, कुछ कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी सिविलियन के खिलाफ या किसी नागरिक के खिलाफ कोई अपराध करता है, लेकिन माना नहीं जाएगा, वो अपराध नहीं माना जाता। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है तो वह हत्या का अपराध करता है, उस पर 302 का अपराध दर्ज होना चाहिए और इसी में उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि उस व्यक्ति का कार्य सामान्य अपवाद, मतलब जनरल एक्सेप्शन के दायरे में आता है, जनरल एक्सेप्शन के दायरों का अन्य अपराध को दर्शाने वाले धाराएं जो आईपीसी की हैं उनमें पुनरावृत्ति को रोकने और अध्याय 4 मतलब सामान्य अपवाद के धाराओं का महत्व को यथावत रखते हुए यह धारा 4 बनाई गई है। और इस धारा 4 का उद्देश्य यही है कि ऐसी कोई भी बात जो सामान्य अपवाद के रूप में है वो अगर बार बार परिभाषित नहीं की भी जाती है तो उसको ये माना जाएगा कि ये अपराध हमेशा सामान्य अपवादों के अध्ययन रहेगा। मतलब डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन, यानी अपवाद स्वरूप अध्याय 4 में जो परिभाषाएं बताई गई हैं उसमें हत्या भी है, कोई किसी को गिरफ्तार भी करता है, मारता पीटता भी, सब कई तरह के गंभीर अपराध होते हैं। लेकिन वही अपराध यदि अध्याय 4 को हटा के देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि ये दंडनीय अपराध हैं, लेकिन सामान्य अपराध को बार बार रिपीट नहीं करने के लिए, जैसे ये कहा कि एक 7 साल से कम का बच्चा कोई अपराध करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा, ये बात लिखी है सामान्य अपवाद में। लेकिन जब भी आप आईपीसी पढ़ेंगे उसमें ये लिखा नहीं मिलेगा कि उसमें ये लिखा है जो कोई व्यक्ति किसी को मारने के आशय से या
उसको शारीरिक क्षति पहुंचाता है कि उसका उद्देश्य ये, जिसको ये जानता है कि इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मानव वध करता है। बाद में आप पढ़ेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड यानी कि मानव वध ही मर्डर या हत्या है। तो ऐसी स्थिति में ये बार बार लिखा नहीं जाएगा कि एक्सप्लेनेशन आईपीसी की धारा फला फला के अंतर्गत अपवाद में यह बताया गया है कि एक बच्चा अपराध जो 7 साल से कम का है वो अपराध करेगा तो अपराध नहीं माना जाएगा। बार बार नहीं लिखा जाएगा। हमेशा जब भी अपराध हुआ एक बच्चे ने किया है, जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद देखे जाएंगे। यदि उसका कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको ये सेक्शन 6 बताता हूँ। इसमें लिखा है, थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पिनल प्रोविजन एंड every illustration of any of every such definition or every penal provision shall be understood subject to the exception contained in chapter entitled general exception। मतलब आईपीसी को जब आप पढ़ेंगे तो आईपीसी में हर अपराध को परिभाषित किया गया है। कहीं कहीं उस परिभाषा के लिए आपको एग्जाम्पल भी दिए गए, इलस्ट्रेशन जिसको उदाहरण बोलते हैं, वो दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन बोलते हैं जिसको। उस सेक्शन के बात को समझने के लिए, उस सेक्शन का मैंडेट समझने के लिए, उस सेक्शन की भावना या प्रावधान को समझने के लिए नीचे सेक्शन के एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है। उसी तरीके से एक सेक्शन में दंड का प्रावधान भी दिया हुआ है, मतलब पिनल प्रोविज़न दिए गए हैं। तो जब भी कोई अपराध होगा और वो अपराध यदि इनके अंतर्गत आता है तो वह माना जाएगा कि वो सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेंटेड इन चैप्टर इंटाइटल जनरल एक्सेप्शन है। मतलब ऐसा कोई भी अपराध जो किया गया है आईपीसी के सेक्शन 107 से लगाकर 511 तक के धाराओं में वो अपराध है। चैप्टर 5 से लगा के आखिरी 23 तक के अध्याय में वह अपराध माना गया है। लेकिन वह अपराध तो किया गया है, लेकिन उस अपराध के बारे में सामान्य अपवाद में कोई प्रावधान है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। और सामान्य अपवाद के अंतर्गत लिखी गई कोई भी बात या कोई भी कृत्य या अपराध की परिभाषा जिसको कि अपराध नहीं माना गया है वो बार बार उसके बाद रिपीट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए ये लिखा है कि एक पागल व्यक्ति का कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक पागल व्यक्ति अपराध करते समय उसके परिणाम को नहीं समझता, ऐसी कानून की धारणा है। ये इस्टेब्लिश होना चाहिए। कोई पागलपन का बहाना करके किसी को नहीं मार सकता, लेकिन पागल को सही में पागल होना चाहिए। और उसकी डेफिनेशन दी है कि वह अपने द्वारा किए जाने वाले अपराधित कृत्य के विषय में क्या कर रहा है ये उसको नहीं मालूम। तो ये हत्या के अपराध में बार बार लिखा नहीं जाएगा। जैसे हत्या का अपराध हुआ आपको जनरल एक्सेप्शन देखने पड़ेंगे कि सामान्य अपवाद क्या बोलते, इसमें जनरल एक्सेप्शन क्या बोलता है, अध्याय 4 क्या बोलता है। अध्याय 4 में एक बार लिखी बात जो किसी अपराध में की दी गई परिभाषा या उसके बारे में दिए गए दंड के उपबंध या ऐसे दंड के उपबंध और परिभाषा के लिए दिए गए उदाहरण को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी सामान्य अपवाद की बात आएगी तो मामला सामान्य अपवाद में होगा, वो प्रकरण दर्ज नहीं होगा। ऐसी इसकी भावना इस सेक्शन का मैंडेट है, ऐसा इस सेक्शन का आदेश है, इसलिए सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं आपको बताऊं चैप्टर 4 में आपने 75 से 76 में आपने पढ़ा कि जनरल एक्सेप्शन हो गया। इसी दौरान मतलब चैप्टर 2, 3, 4 और 4 को आप पढ़ते हैं तो इसमें 3 सेक्शंस आते हैं। एक 34 का मतलब होता है कॉमन इंटेंशन। सामान्य आशय कब बनाया जाता है कि एनी एक्ट कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये उसकी डेफिनेशन है। किसी भी अपराध को करने के लिए कई लोग इकट्ठा होकर एक सामान्य आशय बनाते हैं कि अपने को ये मिलजुल कर अपराध करना है, तो ये धारा 34 कहलाती है। उसी तरीके से 107 को आप पढ़ेंगे, इसमें अपराध के लिए उत्प्रेरण बताया गया है। उत्प्रेरण मतलब किसी को उकसाना, किसी को इंस्टिगेट करना, ले तू कर दे हम बैठे हैं, या तो ये तू कर दे हम बैठे हैं, हम निपट लेंगे। तो ये 107 होता है। इस तरीके से 120B के अंतर्गत केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। 120B की डेफिनेशन ये है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या तो कोई इलीगल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, या काम कानूनी है लेकिन गलत साधनों से करते हैं, विधि विरुद्ध साधनों से करते हैं, तब 120B यानी षड्यंत्र पूर्वक जो अपराध किया जाता है वो 120B उसमें लागू होती है। इन तीनों सेक्शन 34, 107 और 120 का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये अपराध कोई व्यक्ति अकेले नहीं करता, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन तारीफ की बात यह भी है या समझने वाली बात यह भी है कि धारा 34 को आप पढ़ेंगे, इसमें अपराध के लिए कोई दंड नहीं।
107 पढ़ेंगे तो इसमें 109 और 110 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है पुलिस थानों में। तो इसमें भी कोई 107 में भी ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कि जो ये कहे कि 107 करोगे तो ये, क्योंकि 107 कभी अकेला नहीं होता। 120 बी भी पढ़ेंगे तो 120 बी में अपने आप में कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। जैसे आप पढ़ते हैं चोरी की डेफिनेशन, उसके नीचे एक सेक्शन रहेगा, उसमें उसकी डेफिनेशन दी हुई है, उसके सेक्शन की डेफिनेशन से सॉरी में उसके नीचे उस चोरी करने का पनिशमेंट दिया हुआ है। लेकिन इन धाराओं को पढ़ेंगे तो ऐसा कोई आपको स्पेसिफिक पनिशमेंट फॉर सेक्शन 34, 107 एंड 120 हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द आईपीसी। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ अपराध जो करते हैं उसमें जो दंड होगा वो इसमें भी वही माना जाएगा, ऐसी कानून की धारणा है। दंड की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि आईपीसी में हर सेक्शन को आप पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कारावास या अर्थदंड से दंडनीय, 5 साल का कारावास, 10 साल का कारावास या 5,000 रुपये से जुर्माना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक मुलजिम को बड़े गंभीर अपराध में सिर्फ अर्थदंड दे के छोड़ दिया जाए, या उसको सिर्फ पनिशमेंट दिया जाए, या उसको कारावास की सज़ा दी जाए। गंभीर मामलों में ऐसे सभी मामले जिसमें 1 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट आप देखेंगे कि अर्थदंड भी होता है, फाइन भी होता है और इम्प्रिजनमेंट भी होता है। कुछ अपराध ऐसे हैं जैसे गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर देना, इसमें हो सकता है मजिस्ट्रेट आपको कारावास का दंड ना दे, सिर्फ अर्थदंड दे के छोड़ दे। तो ये कहने का मतलब है, इस सेक्शन का ये कहना है, इस संहिता में सर्वत्र, यानी इस संहिता में जहाँ भी हर अपराध की परिभाषा दी गई है और हर पिनल प्रोविजन यानी दंड के लिए जो उपबंध बनाए गए हैं और दंड के उपबंध को समझा, दोनों परिभाषा और दंड के उपबंध को समझाने के लिए जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं वो उनके बारे में, यदि उनको और दिए गए हैं और उनका अर्थ सीधा सीधा जनरल एक्सेप्शन से है, मतलब सामान्य अपवाद से है, तो उन बातों को बार बार उन अपराध में जहाँ पर कि स्पेसिफिक अपराध होता है तो बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बार एक विशेष टॉपिक में, विशेष चैप्टर में 4 में वो डिफाइन कर दिए गए हैं। कोई भी अपराध होगा, आपको ये देखना है बच्चा कितना बड़ा, बोले 12 साल से ज़्यादा का है, उसकी मार्कशीट मंगाई 300 तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर ये बात आती है कि 12 साल से कम का है तो आपको ये देखेंगे कि इसकी मैच्योरिटी ऑफ माइंड क्या है। ये आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन में ये बात है। इस तरीके से आपका ये सेक्शन 6 जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर खत्म होता है। सेक्शन 7 आईपीसी का यह कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, मतलब एक बार किसी भी पद या किसी भी शब्द को जो एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है उसकी क्या स्थिति आईपीसी में रहेगी। मतलब यह है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, मतलब एक बार स्पष्टीकृत पद या भाव की स्थिति के बारे में बताया है इस आईपीसी में। सेक्शन ये कहता है एवरी एक्सप्रेशन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, यानी इस संहिता के किसी भी भाग में कोई भी अभिव्यक्त किया हुआ पद इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, मतलब एक बार इस संहिता के यानी आईपीसी के किसी भी एक भाग में यदि किसी शब्द या पद को एक बार स्पष्टीकृत कर दिया गया है तो आईपीसी के प्रत्येक भाग में या किसी भी भाग में जब जब भी उस शब्द की व्याख्या की जाएगी वो उसी रूप में की जाएगी जिससे जो कि पहली बार में या इस आईपीसी में किसी एक भाग में पहली बार एक्सप्लेन किया गया है। हर बार कोई भी धारा जो एक बार एक सेक्शन में अलग आ रही है, दूसरे में अलग आ रही है, लेकिन उसमें आने वाले शब्द एक ही है, मतलब एक धारा में होने वाला स्पष्टीकरण यदि 4 धाराओं में या आईपीसी के किसी एक भाग में स्पष्ट कोई भी पद या शब्द आईपीसी के कई भाग या कई अध्याय में आता है तो उसके एक्सप्लेनेशन या उसके पूर्व में जो स्पष्टीकृत भाव किसी एक भाग में दिया गया है उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको उसी कन्फर्मिटी मतलब उसी अनुरूप में समझा जाएगा और उसी जाएगा जैसा कि सर्वप्रथम पहले एक्सप्लेनेशन में उसको बताया गया है। मतलब स्पष्टीकृत भाव वंस एक्सप्लेन्ड मीन्स ऑलवेज एक्सप्लेन्ड एंड ऑलवेज बी यूज्ड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, मतलब जो एक बार पद या भाव बताया गया है उसी के अनुरूप समझा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह आईपीसी ने बताया। इसके बाद है सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये कहता है द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ द एनी पर्सन
वेदर मेल और फीमेल। एक बार इसको फिर पढ़ लीजिए। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव, कामा है, आर यूज्ड ऑफ द एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। मतलब सीधा सा ये है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए जाते हैं वे हर व्यक्ति पर लागू होंगे, चाहे वह नर या मादा हो। मतलब जहाँ पर भी जेंडर का क्वेश्चन आता है या सेक्शन 8 के बारे में लिंग निर्धारण करने का आता है, तो इसमें यह बताया गया है कि जहाँ कहीं भी कोई पुल्लिंग वाचक शब्द आते हैं वे हर व्यक्ति पर लागू होंगे, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। ये इसमें हिंदी में डेफिनेशन किया गया। इंग्लिश में आप देखेंगे द प्रोनाउन ही से मतलब व्यक्ति, स्पष्ट रूप से व्यक्ति में देखेंगे आप तो स्त्री पुरुष दोनों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन इस धारा में ये देखेंगे ही एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी वह पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया और शी महिला के लिए इस्तेमाल किया गया। तो वह से मतलब यह है कि पुरुष से उत्पन्न होने वाले उस निकलने वाले डेरिवेटिव, जैसे कि घी, आप दूध से घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, दही बनाते हैं। मूल सोर्स क्या है? मिल्क, दूध है। लेकिन दूध से मक्खन भी बन रहा है, घी भी बन रहा है, छाछ भी बन रही, दही भी बन रहा है। तो ये कहा जाएगा कि जो मक्खन है वो मक्खन, दूध, दही जो भी है वो ही का डेरिवेटिव है, शी का नहीं है। इसलिए व्यक्ति शब्द में जेंडर के निर्धारित करते समय ही का प्रयोग किया जाए, मतलब पुरुष से प्रयोग किया गया है। हिंदी की डेफिनेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए मैंने हिंदी में अलग से कागज से उठ के पढ़ाया था। अब ये देखें आप कि यहाँ पर एक विसंगति दूर होती है कि डेरिवेटिव में किन्नर भी आते हैं, थर्ड जेंडर वाले लोग। तो आईपीसी बनाने वाले इतने पर्टिकुलर थे कि उन्होंने ही एंड डेरिवेटिव, मतलब वह पुरुष व्यक्ति और उससे होने वाले व्युत्पन्न, मतलब उसके बाय प्रोडक्ट जो भी निकलेंगे या उससे निकलने वाले उसके समतुल्य, मेन जो सोर्स रहेगा वो ही रहेगा। तो ही से उत्पन्न क्यों उन्होंने पुरुष, महिला और किन्नर। तो किन्नर भी इसमें देखा जाए तो जेंडर में धारा 8 में शामिल है। भले ही उस समय थर्ड जेंडर को डिफाइन किया गया था या नहीं किया गया था, अभी कुछ समय पहले ही हमारे यहाँ थर्ड जेंडर के बारे में कानून बनाया गया है। लेकिन थर्ड जेंडर ये नहीं कह सकते थे कि हमने क्राइम कर दिया, 302 कर दिया, आईपीसी हम पर लागू नहीं होती, क्योंकि हमारा जो जेंडर है या हमारा जो लिंक है वो आईपीसी की धारा 8 के अंतर्गत नहीं आता। किन्नरों की बात करें तो इस बारे में आप आईपीसी के प्रस्तावना में दिए गए सेक्शन को भी देखेंगे, उसमें इस्तेमाल किया भारत के नागरिक को आईपीसी लागू होगी। मतलब किन्नर भी भारत का नागरिक है, इसलिए वह आईपीसी में उल्लेखित अपराध करके बच नहीं सकता। हालांकि अभी तक हिंदुस्तान की केसेस में ऐसा कोई भी डिफेंस के आधार पर ऐसे एपेक्स कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है जिसमें किन्नर को इस आधार पर छोड़ा गया हो कि उसको आईपीसी की धारा 8 में जेंडर के रूप में बताई गई स्थिति में नहीं आता है। अब इसके बाद आता है नंबर। तो नंबर के बारे में डेफिनेशन ये लिखिए, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपियर्स फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा प्रतीत ना हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब तक कि कॉन्टेस्ट में अन्यथा प्रतीत ना हो। वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर, मतलब एक वचन में जब तक कि विरोधाभासी स्थिति न बने या ऐसी कोई स्थिति ना बने जो कि एक वचन में बहुवचन को शामिल करने से रोकती हो और बहुवचन को एक वचन में शामिल करने से रोकती हो, ऐसी स्थिति में के अलावा मतलब ऐसी कोई विरोधाभासी स्थिति के अलावा एक वचन में बहुवचन को सम्मिलित किया गया है और बहुवचन में एक वचन को सम्मिलित किया गया है। अब ये सवाल क्या उठता कि क्या जरूरत थी एक वचन को बहुवचन बताने की और बहुवचन को एक वचन बताने की। तो आईपीसी जब आप देखेंगे तो ये अपराध होते हैं, जैसे डेफिनेशन में दिया है, जो कोई किसी व्यक्ति के साथ छल करेगा तो उसको चीटिंग करेगा तो उसको ये अपराध होगा। कई बार चीटिंग का अपराध कई लोग मिलकर करते हैं, तो अपराधी यहाँ पर बहुवचन में हो गए। एक आदमी अकेला करेगा तो भी अपराध है और बहुवचन में करेगा तो भी वो अपराध है। दोनों की आपराधिक दायित्व दोनों ही स्थिति में, यदि कॉमन इंटेंशन बनाकर, सामान्य आशय बनाकर आपने चीटिंग या हत्या की है तो भी चारों पर उतनी ही पनिशमेंट आएगा जैसे कि वो एक अकेले ने किया हो। और अगर एक अकेले ने किया है तो ये माना जाएगा कि उसने अकेले ने किया है और उसको ये दंड मिलना चाहिए। इसलिए ये नहीं कहा जाए कि साहब हम तो 5 आदमी थे, हमको आईपीसी के अजन्म कारावास जो कि
आजकल 14 साल के बाद मुलजिमों को छोड़ दिया जाता है, ऐसा प्रावधान है, तो 4-4 5-5 साल हमारे में बांट दो। ऐसा नहीं हो सकता। इस बात से रुकने के लिए ये एक वचन में बहुवचन और बहुवचन में एक वचन को सम्मिलित माना गया है। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन 10, जिसमें मैन एंड वुमन मतलब महिला और पुरुष की बात की गई। ये सेक्शन कहता है द वर्ड मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मतलब मैन शब्द घोतक है या इस बात की घोषणा करता है। डिनोट्स का मतलब घोतक या घोषणा करना। मनुष्य मतलब नर व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। ए मेल मतलब द वर्ड मेल इन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मतलब किसी भी उम्र का एक पुरुष सदस्य, वो चाहे जन्म लेने के बाद 1 मिनट की उसकी आयु हो या वो 110 साल का हो, 100 साल का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने कुशलतापूर्वक एक शिशु अपनी माँ के गर्भ से जन्म ले लेता है और जैसे प्राकृतिक जीवन में बाहर आकर पहली सांस लेते हैं उसको जीवित माना जाएगा और इस तरह माना जाएगा, अर्थात वह उस व्यक्ति को नर माना जाएगा। इसी प्रकार से महिला के मामले में जो महिला के आइडेंटिफिकेशंस हैं उनके आधार पर कोई भी कन्या या कोई भी बालिका अपने माँ के गर्भ से जन्म लेती है और गर्भ से जन्म लेने के पश्चात वह पहली सांस ले लेती है, वो तो उसे भी महिला माना जाएगा, नारी माना जाएगा। और 110 साल 100 साल की महिला को भी नारी शब्द आईपीसी के अंतर्गत माना जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें अभी आपको 52A सेक्शन तक पढ़ना है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत से बहुत वॉच करें, आप प्यार दें। आपसे ये विनती है। नमस्कार, थैंक यू।